दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है, यानी कि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे कि अगर आप बग बाउंटी करते हुए थक गए हैं लेकिन आपको कुछ बग नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप ये चीजें सोच के बग बाउंटी करने के लिए जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी अपने बग्स को फाइंड करते वक्त या फिर अपनी बग बाउंटी के जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रहने के लिए। और कैसे आप बग बाउंटी में बग्स फाइंड कर सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, टिप्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारी चैनल पे नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली टिप जो कि आपको ध्यान रखनी है बग बाउंटी करते वक्त वो ये कि आपको अपना माइंडसेट यानी कि आपको अपना गोल क्लियर रखना है कि आपको इससे कुछ सीखना है या फिर पैसे कमाने हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे कमाना भी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से अर्ली स्टेज में आपको पैसे कमाने से ज्यादा सीखने पे जोर देना चाहिए। आपका माइंडसेट या फिर आपका गोल सबसे पहला सीखने का होना चाहिए। अगर आप सीख जाएंगे तो पैसे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि आप सीख के अगर ज्यादा बग फाइंड करने लगे तो बग से ऑटोमेटिकली आप पैसे तो आसानी से कमा ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका माइंडसेट या फिर आपका गोल सबसे पहले लर्निंग पे होना चाहिए और वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा माइंडसेट, ये मेरा गोल है। दूसरी चीज दोस्तों आपको बग बाउंटी करते वक्त ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा अपने टारगेट को एक फ्रेश टारगेट की तरह देखना है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप किसी टारगेट के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं जो कि आपने स्कोप में डिफाइन किया हुआ है, वो देख लिया कि ये टारगेट है, यहाँ है, लेकिन आपको पता है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बग्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड में यही रख के चलना है कि मैं इसे पहली बार टेस्ट कर रहा हूं, मेरे लिए ये फ्रेश टारगेट है, चाहे दूसरों ने कितनी बार कितने बग्स उसमें फाइंड क्यों ना कर लियो, क्योंकि मैं इसे पहली बार टेस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए ये फ्रेश टारगेट है। और मैं इस पे कहीं पे भी कुछ भी ट्राई कर सकता हूं, कहीं पे भी टेस्टिंग कर सकता हूं, और मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पहले लोगों ने बग्स फाइंड कर लिए वहां पे मुझे बग्स नहीं मिलेंगे, मुझे और उससे बढ़िया बग्स वहीं पे मिल सकता है। तो किसी भी टारगेट को एज अ फ्रेश टारगेट आपको अप्रोच करना चाहिए। तीसरी चीज दोस्तों आपको हमेशा बग बाउंटी करते वक्त अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए हमेशा ऑनलाइन कोर्सेज पे ही रिलाई नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी है, जैसे कि बग बाउंटी हंटिंग के लिए या फिर किसी भी वल्नरेबिलिटी के लिए या किसी टूल के लिए जो बुक्स में चीजें दी होती है या फिर ब्लॉग्स में जो लिखा हुआ होता है, जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के बग बाउंटी के लिए या फिर किसी भी टूल के लिए या फिर मान लीजिए किसी भी वल्नरेबिलिटी के लिए जो कुछ लिखा हुआ होता है, वो सारी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने आप ज्यादा आर्टिकल पढ़ेंगे, जितनी बुक्स ज्यादा पढ़ेंगे, उसमें से आपको इंसाइट यानी कि जो डीप नॉलेज है वो ज्यादा मिलेगी और उससे आप अच्छा सीख पाएंगे, ताकि आप अच्छी बग बाउंटी कर पाए, आप अच्छे बग्स किसी भी टारगेट के ऊपर फाइंड कर पाए। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली टिप के बारे में। वो ये है कि आपको हमेशा अपने टारगेट की ऐसी जगह पे टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पे अक्सर ज्यादातर लोग ना विजिट करते हो, जैसे कि ऐसे सब डोमेन्स फाइंड करने चाहिए या ऐसे एंड पॉइंट्स फाइंड करने चाहिए जहाँ पे लोगों की नजर कम पड़ती हो, जहाँ पे लोग ज्यादा टेस्टिंग करने के लिए ना पहुंच पाते हो। ऐसे सब डोमेन्स पे जाके आपको सबसे पहले टेस्टिंग करनी चाहिए, ऐसे एंड पॉइंट्स पे जाके आपको सबसे पहले टेस्टिंग अपनी स्टार्ट करनी है। दोस्तों अगर अगली टिप जो कि आपको अपने माइंड में बग बाउंटी करते वक्त रखनी है तो वो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड या बग बाउंटी से, बग हंटिंग से रिलेटेड जो भी ट्विटर पे बड़े बड़े लोग हैं
या फिर जो भी बग हंटर्स हैं अच्छे अच्छे, उनको हमेशा फॉलो करके रखना चाहिए, ताकि उनकी जो भी अपडेट आए नए बग के बारे में, नई कुछ चीज़ें के बारे में जो भी अपडेट वो डाल रहे हैं उनके बारे में आपको तुरंत पता चल सके, और उनकी जो चीज़ें, उनके जो अपडेट्स आ रहे हैं उनमें कोई ब्लॉग उन्होंने लिखा है या कोई नई फाइंडिंग की है, कोई नया बग आया है, ये सारी चीज़ें अगर वो डाल रहे हैं तो उनका हैंड्स ऑन भी आपको तुरंत सीख लेना चाहिए कि ये किस तरीके से होता है। आपको एक दो बार अगर चाहिए तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अगर हो सके ऐसा हो तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए, ताकि आपका जो बग हंटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा शार्प और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर नया बग आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सारी कंपनीज है उन्हें रेमिडिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो जब तक रेमिडिएट करती है आप उसे प्रैक्टिकली या फिर हैंड्स ऑन करके उस बग को किसी भी टारगेट के ऊपर फाइंड आउट करके उससे बग बाउंटी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगर अगली टिप की बात करें तो वो ये है कि आपको बग बाउंटी स्टार्ट करते वक्त कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपने जब बग बाउंटी स्टार्ट करी है तो बहुत लेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी बग बाउंटी स्टार्ट करें कभी भी ये ना सोचे कि ये बहुत लेट है, क्योंकि बग बाउंटी जब भी स्टार्ट करते हैं वो कभी भी लेट नहीं होती, क्योंकि किसी ना किसी वेबसाइट के अंदर या किसी ना किसी टारगेट के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज है वो हमेशा रहती है, और चाहे कितने भी लोगों ने उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली हो, आपको हमेशा एक चांस रहता है कि आप एक नई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि मैंने जब बग बाउंटी स्टार्ट करी है तो बहुत सारे लोगों ने पहले से इसके ऊपर बग बाउंटी कर ली है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो मैंने लेट स्टार्ट किया, ऐसा कभी नहीं सोचना है। चलिए अब बात करते हैं अगली टिप के बारे में। वो ये है कि दोस्तों आपको कोई भी एक टारगेट जब आप चूज करते हैं तो उसे ज्यादा लंबे समय तक उसके साथ टिके रहना है। यानी कि मान लीजिए आपने एक टारगेट वेबसाइट सिलेक्ट करी बग बाउंटी के लिए, तो उस वेबसाइट के साथ आपको लंबे समय तक जुड़े रहना है, यानी कि उसके हर एक पहलू को टेस्ट करना है, हर एक उसके सब डोमेन्स टेस्ट करने हैं, हर एक एंड पॉइंट टेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में करनी है और लंबे समय तक उसके साथ अटैच, उसके साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको सारी चीजों के बारे में पता चले, उस टारगेट को समझने में आपको मदद मिले, और उससे आपके बग फाइंड करने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप अपने टारगेट को सिलेक्ट करें तो ऐसा ना करें कि एक टारगेट पे अगर 3-4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में आपको कोई बग नहीं मिला तो स्विच करके दूसरे टारगेट को सिलेक्ट कर ले। ऐसा नहीं करना है। आपको एक टारगेट को मिनिमम 3-4 महीने तो पकड़ के ही चलना है जब तक आपको बग फाइंड नहीं होता। अगर जल्दी फाइंड हो जाता है तो अच्छा है, आप दूसरे बग पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बग फाइंड करने में जल्दी जो है सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको लंबे समय तक उस टारगेट के साथ लग के रहना है, और जो आपका बग है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर अगली चीज की बात करें तो इस चीज में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। वो ये है कि जब वो बग फाइंड कर लेते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं तो ज्यादातर लोगों के बग जो हैं वो डुप्लीकेट आते हैं। यानी कि जो कंपनी है वो कहती है कि ये बग हमें पहले से पता था, तो आपने जो सबमिट किया है उसे सब पहले किसी और ने सबमिट कर लिया है और आपका बग जो है वो डुप्लीकेट है। तो आपको ऐसी चीजों पे कभी जो अपना मोटिवेशन है वो नहीं खोना है, और कभी भी डाउन नहीं होना है कि मैं जो बग्स सबमिट कर रहा हूँ वो सारे डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। बल्कि आपको ये सोचना है कि ये जो बग्स डुप्लीकेट हो रहे हैं एटलीस्ट मुझे मिले तो मुझे उससे कुछ नया सीखने मिला, उससे जो सारी चीजें नई नई मैंने करी उस बग को फाइंड करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने सीखी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये डुप्लीकेट्स बग मुझे मिलते जा रहे हैं। उसके अलावा ये सोचिए कि उन बग्स को फाइंड करते वक्त आपने कितना सीखा, उसे सबमिट करते वक्त आपने क्या क्या सीखा, और उन चीजों को नए बग को फाइंड करने के लिए लगाइए, ना कि जो डुप्लीकेट आपको मिला है उसके ऊपर ध्यान देने से। उसके बाद दोस्तों लास्ट टिप की अगर बात करें या फिर लास्ट चीज की बात करें तो वो ये है कि आपको हमेशा कोई भी अगर बग मिलता है तो उसके इम्पैक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर से आपके बग की सिवियरिटी डिसाइड होती है, और उसी के ऊपर से आपको कितनी बाउंटी मिलेगी वो भी डिसाइड होता है। यानी कि मान लीजिए आपने एक बग फाइंड किया, उसको अगर आप हाई सिवियरिटी में लेके जाना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि उस बग की वजह से
कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उस वेबसाइट के ऊपर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ताकि उस बग की सीवियरिटी बढ़े और आपके बाउंटी ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाए, यानी कि आपकी बाउंटी की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है। तो हमेशा बग को सबमिट करने से पहले, जब आप फाइंड कर रहे हैं और जब आपको बग मिल गया, तो उसे सबमिट करने से पहले उसके इम्पैक्ट के बारे में अच्छे से आपको समझना है और अच्छे से समझने के बाद उसके इम्पैक्ट को पीओसी बना के अच्छी तरीके से सबमिट करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है आपकी बग बाउंटी की जर्नी के दौरान, कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो मैंने सारी कुछ बातें बताई उससे आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इस बग बाउंटी की जर्नी के दौरान जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी नहीं करना है, उसके बारे में जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।